नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एंड ऑफ द गेम का एपिसोड संख्या 10वां। अब आगे। ऑफिस पहुंचकर विराट ने महेश गुर्जर के बारे में पता किया तो मालूम पड़ा कि वह तब तक ऑफिस नहीं लौटा था। उसे कुछ हैरानी सी हुई तो उसने महेश का नंबर डायल कर दिया। कहाँ रह गए भाई? काम पर ही हूँ सर। पहले तो यही पता नहीं लग पाया कि चितरंजन कहाँ गया है। फिर बहुत पूछताछ करने के बाद एक लड़के ने जानकारी दी कि पानीपत में किसी रिश्तेदार के यहाँ जाने की बात कह रहा था। तब हम उसके घर पहुंचे जहाँ किसी को उसके पानीपत जाने की जानकारी नहीं थी या फिर झूठ बोल रहे थे सभी के सभी। मुद्दे पर आओ यार। हमने फिर से उस लड़के को तलाश किया और उससे चितरंजन को फोन कराया तो पता लगा कि वह पानीपत में ही था और 6 बजे वहां से निकलने वाला था। हम यह सोचकर यहाँ रुक गए सर कि 6 बजे का पानीपत से निकला 9 बजे तक वापस लौट ही आएगा। इसे टू द पॉइंट बात करना कहते हैं महेश। सॉरी सर। चितरंजन को अभी थोड़ी देर पहले ही उठाया है हमने। आधे घंटे में हेडक्वार्टर पहुंचकर आपको रिपोर्ट करता हूँ। ओके, आई विल वेट, कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। चितरंजन में कुछ ज्यादा ही उम्मीद नजर आ रही है सर को, है ना? है तो कुछ ऐसा ही जोशी साहब। जबकि मुझे ये लगता है कि अभी तक अटकलबाजी के अलावा हमने कुछ नहीं किया है। बस सोच रहे हैं कि ऐसा हुआ हो सकता है, वैसा हुआ हो सकता है, इसने किया हो सकता है तो उसने किया हो सकता है, वगैरह वगैरह। काहे बेइज्जती कर रहे हैं भाई आप? मेहनत तो हम कर ही रहे हैं, खामा खा की पुलिसिया स्टाइल से अलग हटकर, संदिग्धों के साथ बड़े ही प्यार से पेश आकर। ऐसे में तो कुछ भी हमारे हाथ नहीं लगने वाला। अरे बोल तो चुका हूँ कि अब हम पुलिस अफसर बनकर संदिग्धों के साथ पेश आएंगे और दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर से आवाज आ रही है कि यह केस बस सॉल्व ही होने वाला है। तभी एक सिपाही ने वहां पहुंचकर उनका अभिवादन किया, फिर बोला, साहब ने याद किया है आप दोनों को। साहब तो मैं हूँ भाई, विराट बोला। बड़े वाले साहब ने जनाब। तो ऐसा क्यों नहीं बोला कि साहब को साहब ने याद किया है? जोशी ने पूछा। मुझे बातों में मत फंसाइए आप लोग, एसीपी साहब बुला रहे हैं। अच्छा यही बता दे कि मूड कैसा है उनका? ठीक तो नहीं लग रहा। अगर ऐसा है तो हमारा एक काम करके दिखा। क्या सर? जाकर उनसे बोल दे कि हम दोनों फील्ड में हैं। नहीं बोल सकता सर, सॉरी। क्या? थोड़ी देर पहले यह खबर उनको मैंने ही दी थी कि आप दोनों लौट आए हैं, तभी तो फौरन बुलाकर लाने को भेज दिया है। यानी चुगलखोरी की? अरे मुझे क्या पता था कि आपको एसीपी साहब से मिलने में डर लगता है। कांपने लग जाते हैं आप दोनों उनका नाम सुनकर। पता होता तो साहब से ये कहा होता कि मैं आप दोनों से पूछकर आता हूँ कि आप यहाँ है या नहीं। इज्जत मत उतार यार। पहुँचते हैं हम। सिपाही वापस लौट गया। दोनों उठकर राजावत के कमरे में पहुंचे तो पाया कि वह अकेला वहां बैठा नहीं था। अतुल कोठारी भी उनके सामने मौजूद था और दोनों हाथ में चाय के भरे हुए कप थे। राजावत को सैल्यूट करने के बाद दोनों ने कोठारी का अभिवादन किया। फिर उनके बगल में बैठते हुए विराट ने एसीपी से पूछा, आपने बुलाया सर? हाँ बुलाया। कोठारी साहब जानना चाहते हैं कि हम इनकी बेटी के हत्यारे को तलाश करने के लिए कौन सा कदम उठा रहे हैं, कुछ कर भी रहे हैं या नहीं, बल्कि साफ साफ हमारी तरफ से निराश होकर दिख रहे हैं। सॉरी सर, कहकर उसने कोठारी की तरफ देखा। मधु के साथ जो कुछ भी हुआ उसका मुझे दिल से अफसोस है। इतनी कम उम्र में बच्ची की जान जिस किसी ने भी ली है वह बेशक गोली मार देने के काबिल है, और यकीन जानिए वह फांसी के फंदे पर ही झूलेगा। रही बात हमारी कोशिश की तो उस बारे में बस इतना बता सकता हूँ कि कुछ लीड्स हासिल हुई है जिनके जरिए हम जल्द ही हत्यारे तक पहुँच जाएंगे। कितनी जल्दी? बड़ी हद 2 या 3 दिनों में। सोच समझकर जवाब देना इंस्पेक्टर। मैं यहाँ झूठा भरोसा हासिल करने नहीं पहुँचा हूँ। मैं गारंटी करता हूँ सर कि 3 दिनों के भीतर आपकी बेटी का कातिल सलाखों के पीछे होगा। ना हुआ तो मैं मान लूंगा कि उस वर्दी के काबिल हरगिज भी मैं नहीं हूँ जिन्हें मैं पहन रखा हूँ। चौथे दिन रिजाइन कर दूंगा। लीड्स क्या हासिल हुई है? अगर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल ना हो तो मैं सुनना चाहूंगा। सारी बातें तो आपको नहीं बता सकता सर, लेकिन उनमें से एक फिर भी सुन लीजिए। आपकी बेटी का कत्ल और उसके दोस्त राहुल हांडा की गुमशुदगी दोनों किसी एक ही शख्स का किया धरा जान पड़ता है। तुम कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि राहुल का भी कत्ल हो चुका है? यस सर, मैं यही सोच रहा हूँ। नकुल के अनुष्ठान के दौरान 7 लोगों का जिक्र किया गया था इंस्पेक्टर।
और अब क्योंकि मधु के बारे में कहीं उसकी बात सच साबित हो चुकी है तो ये क्यों नहीं हो सकता कि वह साथ उसके दोस्त ही रहे हो। उनकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो तुम? हम हर तरफ ध्यान दे रहे हैं सर, तभी तो आपसे बस 3 दिनों का वक्त मांग रहा हूँ। कुछ हासिल नहीं हुआ तो ऐसी गारंटी भला क्यों कर पाता मैं। ठीक है, 3 दिन बाद मिलता हूँ तुमसे। जरूरत नहीं पड़ेगी सर। क्यों? कातिल गिरफ्तार हो जाएगा तो उसकी खबर तो आपको वैसे ही लग जानी है। ठीक है, कहकर उसने उठने की कोशिश की, तभी विराट जल्दी से बोल पड़ा, इजाजत दे तो कुछ सवाल मैं भी कर लूं आपसे। कोठारी ने अपने जिस्म को ढीला छोड़ दिया। पूछो, क्या जानना चाहते हो? यहाँ नहीं, कहीं और चलकर बात करते हैं। सुनकर अतुल कोठारी तो सकपकाया ही, मगर उससे कहीं ज्यादा हैरानी एसीपी राजावत को हुई। इसका क्या मतलब हुआ? क्या तुम एसीपी साहब से कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हो? जी नहीं, मगर सवाल बेहद निजी है जिसका जवाब कई लोगों के सामने देने में आपको हिचकिचाहट हो सकती है। कहकर उसने राजावत की तरफ देखा। उम्मीद है सर मेरी बात को अन्यथा नहीं लेंगे। नो, नॉट एट ऑल। एसीपी मुस्कुराया। ठीक है, तुम चलो, मैं थोड़ी देर में जहाँ कहीं भी होगे पहुँच जाऊंगा। थैंक यू सर, कहकर विराट उठ खड़ा हुआ। आगे एसीपी के कमरे से निकलकर विराट के कमरे तक पहुंचने में कोठारी ने पूरा आधा घंटा लगा दिया। हैरानी की बात थी कि वह शख्स उतनी देर तक राजावत से बातचीत करता रहा, जबकि विराट उनकी बातों का पट्टाक्षेप तभी हुआ मान चुका था जब जोशी के साथ एसीपी के कमरे में पहुंचा था। तब तक रात के 8 बज चुके थे। कोठारी उनके सामने एक कुर्सी पर बैठता हुआ बोला, शुरू करो, क्या जानना चाहते हो? सवाल का ताल्लुक आपके ब्रदर इन लॉ से जुड़ा हुआ है सर। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि आप जैसे बड़े उद्योगपति का कोई रिलेटिव तांत्रिक भी हो सकता है। क्या आपको पहले से पता था उस बारे में? क्यों पूछ रहे हो? मामूली सवाल है सर, इसलिए सवाल के बदले सवाल ना करें, बल्कि रिक्वेस्ट समझकर ही जवाब दे दीजिए। देखो, कनिका ने एक बार बताया तो जरूर था मुझे उस बारे में, मगर यकीन नहीं आया, बल्कि ऐसी बातों पर मेरा विश्वास कभी बना ही नहीं। लेकिन बीते रोज जिस तरह से उसने मेरी बेटी की डेड बॉडी ढूंढ निकाला, उसको देखते हुए ये कहना सरासर गलत होगा कि ऐसी गुणी लोग संसार में नहीं होते। अगर नकुल को सच में ऐसी कोई दूरदृष्टि प्राप्त है तो सर उसे मधु के गायब होने के तुरंत बाद ही अनुष्ठान क्यों नहीं कर दिखाया? इंतजार करने की क्या जरूरत थी? उसकी वजह भी मैं ही था। कनिका तो मुझसे पहले ही दिन से कह रही थी, लेकिन हर बार मैं उसे झिड़क देता था। कहकर उसने गहरी सांस ली। काश मैं उसकी बात मान गया होता। अब बेवजह स्वयं को दोष दे रहे हैं सर। शायद आपको पता नहीं है कि मधु, ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे, शनिवार की रात ही अपनी जान से हाथ धो बैठी थी। कैसे पता? जबकि फॉरेंसिक वालों ने उस बारे में कोई भी दावा करने से साफ इनकार कर दिया था। मैंने खुद पूछा था उनसे, इसलिए कर दिया सर क्योंकि वे लोग अटकलों के बिना पर कुछ नहीं कहते। लेकिन हम पक्के तौर पर मालूम है कि आपकी बेटी की मौत शनिवार की रात हो चुकी थी या बड़ी हद रविवार की सुबह हो चुकी थी, लेकिन ये नहीं मालूम कि उसके साथ हुआ क्या था। या तुम ये कहने वाले हो कि किसी प्रेत ने ही उसकी जान ले ली थी? नहीं, मैं कहना भी चाहूँ तो नहीं कह सकता। अलबत्ता उस रात जो कुछ भी घटित हुआ था वह एक नज़र में प्रेत लीला ही जान पड़ता है, मगर जल्द ही हम असलियत की तह तक पहुंच जाएंगे, जैसा कि मैं पहले ही आपसे कह चुका हूं। और कुछ पूछना है? आपने कोई वसीयत कर रखी है क्या? बहुत पहले की थी, कनिका के साथ शादी से करीब 2 साल पहले, जिसे अपने बाद में खारिज करवा दिया होगा ना, है ना? नहीं भाई, पहले वक्त नहीं मिला और मधु की मौत हो जाने की सूरत में अब उस वसीयत के कोई मायने नहीं बचे हैं, क्योंकि उसके अनुसार मेरी तमाम चल अचल संपत्ति की मालकिन वही बनने वाली थी। और उसी वजह से आपकी पत्नी आप पर दबाव डाल रही थी कि आप या तो उस वसीयत को खारिज करें या जायदाद को मधु और उसके बीच में बराबर बांट दें। तुम्हें कैसे पता है वो बात? कोठारी ने बड़ी हैरानी से पूछा। लगाना पड़ता है सर, मामला जब किसी के कत्ल से जुड़ा हो तो हर किसी के बारे में जानकारियां निकालनी पड़ती है। यू नो, छोटी से छोटी बात पर ध्यान देना पड़ता है। वो तो ठीक है, लेकिन ये क्यों मुमकिन हुआ कि हमारी निजी बातें जो कि कमरे के अंदर हुई थी उसकी खबर पुलिस को लग गई? कहकर उसने संदिग्ध निगाहों से विराट को घूरा। कहीं तुम लोगों ने मेरे बंगले में कोई माइक्रोफोन वगैरह तो नहीं लगा रखा है? नहीं सर, भला ऐसा क्यों करेंगे हम? फिर जरा सोचकर देखिए कि मैडम के साथ आपकी वह बातचीत कब हुई थी। जाहिर है मधु की गुमशुदगी से बहुत पहले, और उस वक्त पुलिस के पास कोई वजह नहीं
थी ऐसा कुछ करने की, बल्कि आज भी नहीं है। फिर कैसे जाना? कातिल को गिरफ्तार हो जाने दीजिए सर, फिर इस सवाल का जवाब मैं जरूर दूंगा आपको। अभी इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि बात अगर लीक हो गई तो हत्यारे को बेनकाब करना मुश्किल हो जाएगा। तुम लोग कनिका पर शक कर रहे हो? वह बौखलाए अंदाज में बोला। क्या हमें करना चाहिए? हरगिज भी नहीं। और नकुल पर? उस पर भी नहीं। मैं नहीं समझता कि उन दोनों में से कोई भी इतना नीचे गिर सकता है कि जायदाद हासिल करने के लिए मेरी बेटी की मौत को नींद सुला दे। मान लीजिए खुदा ना करे कल को आप भी किसी दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, तो ऐसे में आपकी संपत्ति का बंटवारा किन लोगों के बीच होगा? बंटवारे की नौबत ही कहाँ आएगी विराट? मेरी बच्ची दुनिया से जा चुकी है। ऐसे में जो कुछ भी होगा वह कनिका का ही तो होगा। आखिर वह वाइफ है मेरी। हाँ, ये तो एकदम सही कहा आपने। एनीवे, अब और कुछ नहीं पूछना आपसे। थैंक यू। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ। वेलकम सर। क्या तुम लोगों को सच में मेरी बीवी या साले पर कोई शक है? समझ लो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसलिए झूठ मत बोलना। ये सोचकर ही सच्चाई बता दो कि कत्ल अगर जायदाद के लालच में किया गया है तो कल को मुझे भी रास्ते से हटाने की कोशिश की जा सकती है। ऐसे में तुम्हारा जवाब अगर हाँ में हुआ तो मैं सावधानी तो बरत पाऊंगा। सिर्फ एक बात है सर जो आपके साले नकुल पर शक करने की वजह बन रही है, हालांकि वह बेबुनियाद भी हो सकती है। क्या आपने उस बारे में नकुल से सवाल जवाब कर लिया तो हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। हाँ, सावधानी बरतने में कोई बुराई नहीं है, इसलिए जी भर कर बरतना शुरू कर दीजिए। तुम मुझे ये सोचने को मजबूर कर रहे हो कि इंस्पेक्टर की मेरे घर में आस्तीन के सांप पल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए मुझे साफ साफ बताओ उस बारे में। मैं वादा करता हूँ कि किसी को भी उसकी भनक तक नहीं लगने दूंगा। और क्यों लगने दूंगा? मैं क्या अपनी बेटी के हत्यारे को बचाने की कोशिश करूंगा? नहीं, वो तो खैर आप नहीं करने वाले। फिर बता क्यों नहीं देते? ठीक है, सुनिए। उस रोज आपके घर में जो कुछ भी अनुष्ठान के रूप में किया गया या उसका जो भी रिजल्ट सामने आया, उस पर हमें जरा भी यकीन नहीं है। मैं मान ही नहीं सकता कि किसी इंसान के पास ऐसी शक्तियाँ हो सकती है जिससे वह पास्ट में जाकर किसी के कत्ल की कथा यूं का सुनाए जैसे सब कुछ कहीं से देखा या पढ़कर बता रहा हो। मान लो उसके पास कोई शक्ति नहीं है या उसने जो कुछ भी किया हुआ सब नौटंकी ही थी, तो क्या इतने से वह मेरी बेटी का हत्यारा भी साबित हो जाता है? अगर तुम्हारा जवाब हाँ में है तो बताओ कैसे? जवाब बेहद मामूली है सर। अगर नकुल के पास उतनी चमत्कारी शक्तियाँ नहीं है जितनी होने का एहसास उसने अनुष्ठान के दौरान हम सभी को कराया था, तो सवाल ये है कि मधु के साथ गुजरे हादसे की खबर उसे क्यों है? कोठारी का चेहरा एकदम से गंभीर हो उठा। अगर वह सब नकुल की नौटंकी थी तो जाहिर है वह पहले से जानता था कि मधु की लाश कहाँ पड़ी है, और जानता था तो उसने आपको बताया क्यों नहीं? इसलिए नहीं बताया क्योंकि तब उसे ये सवाल जरूर पूछा गया होता कि उसे कैसे पता कि मधु के साथ क्या घटित हुआ था, और मालूम इसलिए था क्योंकि मेरी बेटी का कातिल वही कमीना है। अभी इस बात की गारंटी नहीं की जा सकती सर कि कातिल वही है, मगर शक हम बराबर कर रहे हैं उस पर। बस आप इतना याद रखिए कि किसी भी हाल में गोपनीयता भंग नहीं करनी है, वरना कातिल अगर सच में वही है तो चौकन्ना हो जाएगा और उसी अनुपात में उसके खिलाफ सबूत जुटाना भी मुश्किल हो जाएगा। पता कैसे लगेगा कि कातिल वही है या कोई और है? वैसे ही जैसे कि तमाम केसेस में पुलिस आखिरकार तो लगा ही लेती है। तब तक आपको सब्र के साथ इंतजार करने की जरूरत है। हाँ, सावधान बराबर रहिएगा। राजावत के सामने तुमने कहा था कि राहुल और मधु का हत्यारा एक ही है। अगर ऐसा है तो कातिल नकुल कैसे हो सकता है? जहाँ तक मुझे पता है राहुल को तो वह जानता तक नहीं रहा होगा। वही एक संभावना है सर, मगर गारंटी अभी दोनों बातों में से किसी एक पर भी नहीं की जा सकती। ये भी हो सकता है कल को कोई तीसरा और ज्यादा मजबूत बात सामने आ जाए जो कि केस का रुख ही बदल कर रख दे। ठीक है, समझ लो मैं अभी और इसी वक्त भूल गया कि तुमने नकुल पर किसी तरह का शक जताया था। हाँ, प्रिकॉशन मैं जरूर लूंगा ताकि धोखे का शिकार न बन सकूं। कहकर वह उठ खड़ा हुआ। थैंक यू सर। जवाब में उसने हौले से मुंडी हिलाई और कमरे से बाहर निकल गया। कमाल है सर जी। कोठारी के जाते ही जोशी बोल पड़ा। नकुल के बारे में आप यहाँ तक सोच बैठे और मैं यही समझता रहा कि तंत्र मंत्र पर आपका यकीन बढ़ता जा रहा है। विराट हंसा। बस एक बात मेरी समझ में नहीं आई। क्या? अगर आपको नकुल से रिलेटेड थ्योरी का
राज रखना ही था तो कोठारी के सामने जिक्र करने की क्या जरूरत थी। अभी तो हो सकता है गुस्से में आकर वह घर पहुंचती ही वही तबाही बकना शुरू कर दे। नहीं भी करेगा तो आइंदा दिनों में उसका जरूरत से ज्यादा एहतियात बरतना ही उसे शक के दायरे में लेकर जा खड़ा कर देगा। बेशक कर देगा जोशी साहब, लेकिन सावधान रहेगा तो कम से कम मरने से तो बच जाएगा। असल में तो मैंने बस बरामद होने वाली लाशों में से एक को कम करने की कोशिश भर की है। आपको यकीन है कि कातिल नकुल ही है? पहले केस के तमाम पहलुओं को उजागर कर लेने दो जोशी साहब, उसके बाद हम कातिल को संदिग्धों की भीड़ से भी छांटकर अलग कर लेंगे। तभी महेश गुर्जर इजाजत लेकर अंदर आ गया। कराया शिकार?